हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका केटी इकोनॉमिक्स पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में प्रतिदिन ऐड कर रहे होंगे। इससे पहले मैंने आपको बीपीएससी का जो पीजीटी इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम हुआ था अगस्त 2023 में, उसका 77 क्वेश्चन तक विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन करवा दिया है। आगे मैं आज कंटिन्यू करूँगी। उम्मीद है कि आप सबको वो एक्सप्लेनेशन जो है वो अच्छी लगी होगी। और मैं अपने वीडियो के नीचे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी आपको डिस्कशन करना है या कुछ भी है, तो आप प्लीज़ जुड़े वहाँ। 78 क्वेश्चन। Under the Special Assistance Scheme, Central approves rupees 56,415 crore to 16 states for capital investment. How much Bihar got? स्पेशल असिस्टेंस स्कीम के अंतर्गत केंद्र ने 16 राज्यों के लिए कुल 56,415 करोड़ रुपए की पूंजीगत निवेश हेतु स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें से कि बिहार को कितना मिला है ये आपको बताना है। तो ये करंट का क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड। इसमें हो जाएगा बी 9640 करोड़। 79 व्हाट इज़ द सोशल कॉज ऑफ पोएट्री इन इंडिया। तो इसमें पूछ रहा है कि भारत में गरीबी का सामाजिक कारण कौन सा है। तो ए में दिया है जाति प्रथा, बी में उत्तराधिकार नियम और सी में संयुक्त परिवार प्रणाली। तो इसमें सभी गरीबी के कारण हैं। जाति प्रथा भी है, उत्तराधिकार नियम भी है और संयुक्त परिवार है, जिसमें कि सारे लोग जो हैं वो काम नहीं करते हैं, कुछ लोग काम करते हैं, बाकी लोग डिपेंडेंट रहते हैं। तो वो भी कारण है उसका। तो डी हो जाएगा 79 का। 80 द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना वर्ष क्या था। तो ये भी आपको करंट का ही है। तो इसका था सी 1951। मैं आपको साथ साथ बताती चल रही हूँ ना कि कौन सा क्वेश्चन किस पार्ट से है, ताकि आपको समझ में आएगा कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। यहाँ पूछा है कि मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है। 81 हिंदी में भी वही होगा मुद्रा का फुल फॉर्म। तो इसका होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ए हिंदी में भी वही है सेम। मुद्रा का अर्थ है ए माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। 82 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इज ऑफन रिफर टू एज। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में क्या होता है। तो ऑप्शन में ए में है अप्लाइड, बी में है थियोरेटिकल, सी में है बोथ अप्लाइड एंड थियोरेटिकल इकोनॉमिक्स। 82 हिंदी में देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र प्रायः संदर्भित है। तो जो ये होता है ना, वो व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार का अर्थशास्त्र होता है। सी यानी कि बोथ अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड थियोरेटिकल इकोनॉमिक्स। 83 जो है ये भी क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स का ही है। द पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इन 2021-22 एट अ करेंट प्राइस टेकिंग 2011-12 सीरीज। भारत में 2021-22 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2011-12 सीरीज को लेकर क्या है, ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट 1,50,326। ए
84. In a chronological classification, the data are classified on the basis of, मतलब जब भी डाटा को क्रोनोलॉजिकल हिसाब से आपको सजाना होता है तो वो क्या होता है, तो क्रोनोलॉजिकल का मतलब हो गया कि समय के अनुसार, तो वहीं इसका आंसर हो जाएगा काल पर आधारित। ये स्टैट का क्वेश्चन है, यानी कि सांख्यिकी का क्वेश्चन है ये। टाइम पे क्रोनोलॉजिकल आधारित होता है, जैसे कि 2003 में कौन आया, 4 में कौन आया, 5, तो उस आधार से अगर आपने किसी डाटा को सजा रखा है तो वो टाइम पे बेस हो जाएगा। 85. डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज, एक अनुसंधान के लिए मौलिक रूप से संकलित समंक कहलाते हैं। इसमें हो जाएगा कि जो फर्स्ट टाइम डाटा को कलेक्ट करता है तो वो क्या होता है, वो प्राइमरी डाटा होता है, जो कि फर्स्ट हैंड डाटा होता है। वो उससे पहले ना तो कहीं पब्लिश हुआ रहता है, यानी छपा रहता है। वो जो कोई भी व्यक्ति जो है वो फर्स्ट बार उस पर रिसर्च करता है और फर्स्ट बार ही वो डाटा लेके आता है, तो उसको प्राइमरी डाटा करते हैं, यानी कि प्राथमिक आंकड़ा। हिंदी में वही हो जाएगा आपको प्राथमिक समक ए। 86. अकॉर्डिंग टू शूमपीटर इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इंक्लूड्स, तो शूमपीटर के अनुसार जो है वो संतुलन में कौन सा शामिल होता है। 86 हो गया, तो 86 में डी होगा, मतलब कि इसमें एक से ज़्यादा है तो इसीलिए इसका डी हो जाएगा। 87. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एनालिसिस मेनली इंक्लूड्स, तो कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में, यानी कि उपभोक्ता संतुलन विश्लेषण में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, तो ये आपको 87 का बताना है। तो इसमें जो है आपको गणनावाचक उपयोगिता भी हो जाता है और क्रमवाचक उपयोगिता भी हो जाता है, यानी कि डी होगा। ए और बी इसमें दोनों शामिल होगा, ए एंड बी, यानी कि डी। 87 को कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस दोनों इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये आपको माइक्रो का क्वेश्चन है। कार्डिनल में क्या होता है कि आप अपनी यूटिलिटी को जो है वो संख्या में माप सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनल में क्या होता है, ऑर्डिनल में आप अपनी यूटिलिटी को रैंक कर सकते हैं, उसमें आप संख्या में उसको नहीं माप सकते हैं। यही दोनों में डिफरेंस है। 88. In a perfectly competitive market there is always, यानी कि परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट जो होता है पूर्णतः प्रतियोगी बाजार में क्या होता है, तो फर्स्ट है कि ए आर बड़ा होता है एम आर से, बी है ए आर छोटा होता है एम आर से, और सी है ए आर बराबर होता है एम आर के। तो ए आर इजिकल टू एम आर, तो आप जैसे पूर्णतः मतलब कि परफेक्ट कंपटीशन का शेप देखेंगे, सॉरी, तो ये होगा आपको ऐसा होता है। इसमें होता है कि ए आर बराबर होता है एम आर के और ये बराबर होता है प्राइस के, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल होता है, ए आर इक्वल टू एम आर। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा रही हूँ ताकि जिसको भी हिंदी समझना है वो हिंदी देखे और जिसको इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश देखे। 89. इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड एज द मॉडर्न मेथड, राष्ट्रीय आय की गणना की आधुनिक प्रणाली के रूप में कौन सी प्रणाली जानी जाती है, तो इसमें आपको सी हो जाएगा, सामाजिक लेखांकन प्रणाली। ये मैक्रो का क्वेश्चन है। ये जो है ना व्यय संगणना और आय संगणना, ये दोनों जो है ये मॉडर्न नहीं है, ये पहले का है, और मॉडर्न में अभी आया है सामाजिक लेखांकन। तो इसमें पूछा है कि मॉडर्न कौन सा है, तो सोशल अकाउंटिंग मेथड, और एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड पहले से इसके थ्रू नेशनल इनकम को मापा जाता है।
90. Stat is a science of estimates and probabilities. दिस डिफिनीसन इज गिवन बाय। तो ये पूछा है कि स्टैट का जो डिफिनीसन दिया हुआ है कि सांख्यिकी जो है अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है, ये किसने दिया है? तो ये दिया है बार्डिंगटन द्वारा, बी। 91. द ईयर ऑफ इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑफ पॉपुलेशन वाज। तो इसमें पूछ रहा है कि इंडिया का जो जनगणना होता है वो फर्स्ट बार विधिवत कब हुआ था? तो इसमें हो जाएगा बी, 1881, मतलब 1881 में। 1881 में ये कंप्लीट हुआ था। वैसे तो पहली बार 1872 में ही हुआ था, लेकिन वो कंप्लीट सेंसस नहीं था। 1881 में जो है वो कंप्लीट यानी कि सिंक्रोनस सेंसस हुआ था। ये आपको इकोनॉमी से है क्वेश्चन। 92. द अरेंजिंग द रिलेटिंग फैक्ट्स इनटू क्लासेस इज कॉल्ड। तो जो हमारे फैक्ट्स हैं उनको क्लास के हिसाब से जब बांटा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो वो हो गया आपको क्लासिफिकेशन, यानी कि उसका वर्गीकरण कर देना किसी भी चीज़ का। सी। 93. एलपीजी किस औद्योगिक नीति का प्रमुख भाग है? तो एलपीजी है वो 1991 में आया था। बी हो जाएगा। अब एलपीजी क्या है? लिबरलाइजेशन। तो इसमें था कि आपको जितने भी लाइसेंस थे, ठीक है, कोटा था और जितने भी रिस्ट्रिक्शन थे जो कि व्यापार करने में हमें आ रहे थे, उन सारी चीज़ों को जहाँ ज़रूरत थी वहाँ ख़त्म किया गया, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ कम किया गया। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, ये होता है निजीकरण। तो इसमें क्या किया गया कि जो रोल है प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र की, उसको इंक्रीज किया गया यानी बढ़ाया गया, और सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर की भूमिका को कम किया गया ताकि प्राइवेट सेक्टर भी खुल के काम कर सके और हमारी इकॉनमी के लिए उससे फ़ायदा हो। तीसरा है कि ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण क्या है? इसमें इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकॉनमी, मतलब कि बहुत सारे देशों के इकॉनमी को जोड़ने का काम किया गया ताकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो सके, और जो चीज़ें हम सस्ते में नहीं बना सकते हैं और वो विदेश से सस्ते में मंगवा सकते हैं उसको मंगवाएं, और जो चीज़ें हम बना सकते हैं उसको एक्सपोर्ट करके हमारी इकॉनमी डेवलप हो सके। तो ये होता है। नाइन्टी फोर. द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज, मतलब ये कब आया था? तो ये आया था 1956 में, बी। ये हिंदी में भी सेम ही होगा। 95. एज फॉर द सेंस ऑफ 2011 द लिटरेसी रेट इन बिहार, मतलब इसमें पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार का जो है लिटरेसी रेट कितना था? तो 63, 65, 63% ABC में दिया हुआ है, लेकिन इसमें से कोई भी सही नहीं है। नॉन ऑफ द एबव इसका हो जाएगा। बिहार की जो उस समय लिटरेसी रेट थी वो था 61.8%, ठीक है, ऑल ओवर। और आप मेल का देखोगे तो मेल का था 73.39%, और फीमेल का था 53.33%। ये सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश सेम ही है, इसलिए मैं उसका हिंदी नहीं देख रही हूँ। 96. नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड बाय द, तो नेशनल इनकम किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है? तो ये हो जाएगा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, बी। इसको शॉर्ट में CSO कहते हैं, जो कि आया था आपको 1951 में।
नेशनल इनकम को उसके बाद से इसी ने कैलकुलेट किया है, CSO ने। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स ब्रॉड मनी रिफर टू, तो इसमें पूछ रहा है कि भारत रिजर्व बैंक के मानकों के अनुसार बृहद मुद्रा संबंधित है। तो बृहद मुद्रा जो संबंधित होती है वो M3 से होती है, ब्रॉड मनी। अब देखते हैं इसमें कि M3 हो गया इसका आंसर, बट M1 क्या होता है। तो M1 आपको हो जाता है नैरो मनी और M3 हो जाती है ब्रॉड मनी। अब इसमें एक आता है M0, तो वो M0 यानी वो हो जाता है आपको रिजर्व मनी। ये भी आपको मैक्रो में पढ़ने को मिलेगा। कोरिलेशन क्या होता है, तो 98 पूछ रहा है कि सहसंबंध क्या होता है। सहसंबंध, तो इसमें हो जाएगा आपको बी। एक चर में परिवर्तन होने से दूसरे चर में परिवर्तन होना, इसी को कहते हैं सहसंबंध। चेंज बी इसका आंसर हो जाएगा। अब कोरिलेशन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये +1 से -1 तक कोरिलेशन की वैल्यू होती है। 99 द फादर ऑफ स्टैट इज, तो स्टैट के जो हैं वो सांख्यिकी के पिता कौन, जन्मदाता किसको माना जाता है, तो ये हो जाएगा आपको गॉटफ्राइड एकनवेल, ए। Which stage of a statistical investigation function is not arranged in ascending order, तो 100 हो गया। पूछ रहा है कि सांख्यिकीय अनुसंधान कार्य के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा चरण आरोही क्रम में नहीं हो सकता है, तो यहीं इसमें पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा कि समकों का जो संकलन होता है ना, वही नहीं होता है आरोही क्रम में, सी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए। आप लोग वीडियो तो देखते हो बट लाइक करना ही भूल जाते हो। 101 द सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 to 1961 इन इंडिया इज नोन एज, तो जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था ना वो इंडस्ट्रियल प्लान पे बेस्ड था। इसको हिंदी में देख लेते हैं। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो औद्योगिक योजना थी। अब देखते हैं कुछ और डाटा इसके बारे में। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो टारगेट ग्रोथ रेट था वो था 4.5, लेकिन अचीव कितना किया गया, 4.27। अब ये जो है ये महान लोविस मॉडल पे आधारित है और इसी समय भिलाई, दुर्गपुर और राउरकेला में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को बनाया गया था ताकि हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो पाए। स्टैटिस्टिक्स में राइटली वी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेज, तो स्टैट को किसने साइंस का एवरेज कहा था, यानी कि हिंदी में देख लीजिए, सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यों का विज्ञान कहा जाता है। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था आपको बावली ने। ये डिफिनीशन है, स्टैट से ही आपको करने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को करने से ना आपको ये पता चलेगा कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। आप इसको लिखते जाइएगा ताकि आपको हेल्प हो पाए। 103 है बिहार रिकॉर्डेड द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम अगेंस्ट द नेशनल एवरेज इन 2020। तो हिंदी में देखिए, कह रहा है कि 2020 में बिहार ने निम्नतम प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की तुलना में रिकॉर्ड की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 50,000 रुपया, 50,745। पर कैपिटा इनकम पूछ रहा है कि कितना 2020 में था। ये बिहार के करेंट अफेयर्स भी आप अच्छे से करना ताकि जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आपको हेल्प हो पाए। 104 इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड इन, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक विश्व बैंक स्थापित किया गया था कब, तो ये 1944 में।
ये सारे आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, तो मतलब इंडियन इकॉनमी के क्वेश्चन है। तो इसको मैं इसीलिए क्या इसमें कुछ है नहीं आपको एक्सप्लेन करने को, तो इसलिए मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। जहाँ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है वहाँ मैं कर रही हूँ। 105 है, द अदर नेम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज। इसमें पूछ रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है, तो इसका दूसरा नाम होता है आय और रोजगार का सिद्धांत, यानी कि ए। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन इन बिहार हैज़ इंक्रीज्ड इन 2019-20। तो पूछ रहा है कि पर कैपिटा एनर्जी, प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितने से बढ़ा है। 106 नंबर क्वेश्चन। तो 106 का हो जाएगा आपको सी, 332। तो 106 का हो जाएगा आपको सी, 332। 107, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ हैव द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन बिहार। ये पूछ रहा है कि जनगणना 2021-11 के अनुसार बिहार के किन जिलों में न्यूनतम लिंगानुपात था। तो ये था मुंगेर और भागलपुर, यानी कि सी में। 107 का सी, मुंगेर और भागलपुर। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पटना इज। 2011 के सेंसस के अनुसार ए इसका आंसर हो जाएगा 58 लाख, उसी में इसको दिया हुआ है। अब देखते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है। तो हो गया आपको पटना का है, दूसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण और तीसरा मुजफ्फरपुर का है। 109, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केम इनटू फोर्स इन। तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है वो कब आया था। तो इसमें से ई होगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ना इसमें से कभी भी नहीं आया था। तो कब आया था ये मनी लॉन्ड्रिंग? 2002 में। इसमें क्या हुआ था कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए नियम को और ज़्यादा सख्त बनाया गया था। वही है, द प्रिवेंटिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ कब से? 2002 से। 2002 से। द फुल फॉर्म ऑफ नरेगा इज द। तो इसमें पूछ रहा है कि नरेगा का पूरा नाम क्या है। 110 नंबर क्वेश्चन। तो इसका ए हो जाएगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये भी इंडियन इकॉनमी के क्वेश्चन है, तो आपको इंडियन इकॉनमी भी अच्छे से करना होगा। 111, इसमें पूछ रहा है 11 में कि ट्राइसेम यानी कि ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित योजना क्या है। तो ग्रामीण विकास का ही होगा, ग्रामीण युवा के लिए है तो ग्रामीण विकास ही होगा। ट्राइसम रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल यानी कि ग्रामीण। मेक इन इंडिया कब आया था? तो मेक इन इंडिया जो है वो 2014 में आया था। दो 2014 में, सी हो जाएगा। 113, द नेचर ऑफ इंडिफरेंस कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बाईं से दाईं और नीचे की ओर दिशा में उदासीन वक्रों की प्रवृत्ति है। तो देखिए बाईं से दाईं क्या हो गया? लेफ्ट टू राइट। तो इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? बाईं से दाईं ये गिर रहा है, तो ये क्या होगा? 113 जो है उसका हो जाएगा आपको 69। इंग्लिश में देख लीजिए, कॉन्वेक्स होता है हमेशा, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है, ये शेप होता है इसका। ये आपके संतुष्टि को दिखाता है कि कितनी आपको संतुष्टि मिल रही है, इंडिफरेंस कर्व। 114, when both lower and upper limits are considered such classes are called। तो इसमें पूछ रहा है आपको कि जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं को विचार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा समावेशी, बी। 114 बी, इंक्लूसिव। अब देखिए कि इंक्लूसिव क्या होता है। इंक्लूसिव इसमें जो है ना, इंक्लूसिव में तो वो 0 to 10 हो गया और 11 to 20 हो गया। ऐसे आप बनाते हो ना
डाटा। तो इसमें जो है अपर, पहले सेक्शन के अपर लिमिट को दूसरे के लोअर लिमिट में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन एक्सक्लूसिव क्या होता है, एक्सक्लूसिव में हो गया आपको कि 0 to 10 होगा और फिर 10 to 20 होगा। तो यहाँ जो इसका अपर लिमिट है, ऊपरी सीमा है, उसको दूसरे में निचली सीमा में भी शामिल किया गया है। तो यही हो गया। तो इसमें तो कह रहा है कि लोअर अपर लिमिट्स आर कंसिडर्ड, तो इसका हो जाएगा इंक्लूसिव। एक 115 परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू। तो आप सबसे पहले नीचे भी देख लें, पूर्णतः बेलोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार। तो पूर्णतः बेलोचदार कब होता है आपको पता है? देखिए, जब हमारा शेप जो है वो वर्टिकल होता है, ठीक है, यहाँ तो यहाँ क्या होता है हमारा ईडी बराबर 0 हो जाता है, तब हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक होता है, मतलब कि 115 का ए। पूर्णतः बेलोचदार मांग ए बराबर 0, मतलब कि ए है फर्स्ट ऑप्शन 0। ओके। 116 है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है, इसमें पूछ रहा है। तो परफेक्टली इलास्टिक क्या हो जाएगा? तो परफेक्टली इलास्टिक का आप शेप देखेंगे तो ये होता है हॉरिजेंटल, और यहाँ ईडी बराबर होता है इनफाइनाइट, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। आपको अगर इसका ड्रॉ करने आता है ना तो आप आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में हो जाएगा पूर्णतः लोचदार का असीमित। 17 मीडियन कैन बी लोकेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि मीडियन को, माध्यिका को किससे निर्धारित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओजाइव वक्र। ये भी स्टैट का क्वेश्चन है। 117 ओजाइव कर्व। अब देखिए ओजाइव कर्व कैसे, ये देखिए, ये हो जाता है आपको लेस देन ओजाइव, और ये हो जाता है आपको मोर देन ओजाइव। और जब इसको ऐसे करते हैं ना तो यहाँ आपको मीडियन प्राप्त होता है, ये इसका शेप हो गया। तो इसीलिए मीडियन को किससे प्राप्त कर सकते हैं? तो ओजाइव कर्व से। 117 का बी। 118 इन द मोनोपोली मार्केट देयर इज ऑलवेज। तो मोनोपोली मार्केट का सबसे पहले हिंदी देख लीजिए आप। एकाधिकार बाजार में हमेशा क्या होता है? तो एकाधिकार बाजार में क्या होता है उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ हो गया ए आर और यहाँ हो गया एम आर। इसमें पूछ रहा है ए आर रिवेन्यू, मतलब कि एवरेज रिवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल रिवेन्यू। तो आप सबसे पहले ऑप्शन में ही देख रहे हैं कि ए आर जो है वो ग्रेटर देन एम आर है, तो पहला ही हो जाएगा, ए हो जाएगा। हिंदी में देखिए, औसत आगम जो है वो सीमांत आगम से बड़ा होगा। 119 विथ द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एमईसी मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल क्या होता है? पूछ रहा है कि विनियोग की मात्रा में वृद्धि होने के साथ पूंजी की सीमांत सीमा क्या रहती है? जब भी मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है तो क्या होता है? तो इन्वेस्टमेंट हमारा डिक्रीज कर जाता है, यानी कि दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है एमईसी और इन्वेस्टमेंट में। इसको हिंदी में कहते हैं विनियोग की मात्रा और सीमांत क्षमता में, पूंजी की सीमांत क्षमता में क्या होता है? उल्टा रिलेशन होता है। इसीलिए जब विनियोग की मात्रा बढ़ेगी ना, विनियोग की मात्रा और पूंजी की सीमांत क्षमता में उल्टा रिलेशन होता है, इसलिए जब विनियोग की मात्रा बढ़ेगी तो सीमांत क्षमता जो है वो घटेगी। बी। 20 नंबर क्वेश्चन, वर्ग चित्र क्या कहलाता है? तो वर्ग चित्र जो है वो स्क्वायर डायग्राम जो है वो 2 डायमेंशनल होता है, यानी कि द्विबीमा चित्र। स्क्वायर डायग्राम इज कॉल्ड, स्क्वायर डायग्राम 2 डायमेंशनल। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो समझ में आया होगा। और कहीं भी आपको कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी सहायता कर पाऊँ। थैंक यू।